गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है अप्रैल 6 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से आपके लिए कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लेके आया हूँ। तो कौन कौन से टॉपिक रहेंगे ब्रीफली देख लेते हैं आज एक बार। तो पहला टॉपिक करेंगे हम लोग गज उत्सव के बारे में, जो कि आसाम के अंदर होने वाला है काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो ये क्या है पूरा मामला आपको ये बताऊंगा मैं। यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन, यूजली इस तरह के छोटी छोटी जो कमीशन होते हैं उसके बारे में सुनने को नहीं मिलता है, और यहाँ से कई बार यूपीएससी में क्वेश्चंस भी पूछ लेता है, जो थोड़ी सी कम न्यूज़ वाली जो है ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो आज इसके बारे में जानेंगे, न्यूज़ में क्यों है वो थोड़ा पता करेंगे। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, वो भी हम लोग गज उत्सव से रिलेट करके इसको करने वाले हैं, और यहाँ से तो यूपीएससी ऑलरेडी 2015 में एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ भी चुका है। क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खास बात यहाँ पे बोली है। आजकल कुछ मीडिया हाउसेज ऐसे हैं जो कि जिनके ऊपर गवर्नमेंट कुछ केस वगैरह कर देती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। पॉलिटिशियंस आर जस्ट लाइक द नॉर्मल सिटीजन्स, तो भैया पॉलिटिशियंस को आप खास तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। क्यों कह रहा है, कैसे कह रहा है, वो बात करेंगे। और ऐसा कुछ न्यूज़ में चल रहा था पिछले कुछ हफ्ते में, जो ये लोग कह रहे थे कि भाई जो यूपीआई के थ्रू पेमेंट होती है अभी उसके ऊपर जो है कुछ परसेंटेज लिया जाएगा, लेकिन वो ऐसा है नहीं। पूरा मामला क्या है बताएंगे। यस, कुछ परसेंटेज लिया जाएगा कुछ स्पेसिफिक केसेस में, वो क्या है कैसे है उसके बारे में बात करेंगे। ओपन सीड मूवमेंट क्या है, ये थोड़ा जानेंगे, खासकर थोड़ा मेंस के पर्सपेक्टिव से थोड़ा ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट लगा मुझे ये। लेकिन अच्छा है क्योंकि एग्रीकल्चर के टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम में, और ये थोड़ा नया मूवमेंट है। कैसे काम करता है, फार्मर्स को किस तरह से हेल्प कर सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। इंडिया एज अ यूनिक नेशन, तो ये एक एडिटोरियल है आज का। और इंडिया एज अ सिविलाइजेशन अपनी नेबरहुड के साथ कैसे ट्रीट करता है, करना चाहिए। और इंडिया को एज अ वर्ल्ड पावर कैसे ट्रीट करना चाहिए, चाइना को कैसे टैकल करना चाहिए, इस तरह की कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर दिया गया है। थोड़ा इसको हम लोग देख सकते हैं। चलिए बच्चों, इंडिया गेट्स इलेक्टेड टू द यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन, ये इसीलिए न्यूज़ में था। इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड टू द हाईएस्ट स्टैटिस्टिकल बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस फॉर 4 ईयर टर्म। देखिए इसके अंदर जो भी इलेक्ट होता है ना वो 4 साल के लिए ही होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। कब से? 1 जनवरी 2024 से इंडिया को इलेक्ट किया गया है, मतलब अगले साल से नए ईयर से शुरू हो जाएगा। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है जयशंकर जी ने ट्वीट करके ये कहा है और सबको कॉन्ग्रेचुलेट कहा है। इंडिया ने 53 वोट में से 46 वोट यहाँ पे मिली हैं, और फाइनली जो है वी आर नाउ गोइंग टू बी द इलेक्टेड मेंबर ऑफ हाईएस्ट स्टैटिस्टिकल बॉडी अंडर द यूनाइटेड नेशन। इसके अंदर दोस्तों टोटल 24 कंट्रीज होते हैं। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो इस लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हो, ये जो ब्लू कलर का लिंक दिया हुआ है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे। बट आई मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि हर छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जो है इतना हज़ारों वर्ड पढ़ो, नहीं। थोड़ा ऊपर से आइडिया होना चाहिए क्या है क्या नहीं है। तो यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जो 24 मेंबर्स यहाँ पे होते हैं उसमें से 5 मेंबर अफ्रीकन स्टेट्स अफ्रीका से चुने जाते हैं, 4 मेंबर जो हैं एशिया पैसिफिक से, 4 मेंबर ईस्ट यूरोपियन स्टेट से, 4 मेंबर जो है लैटिन अमेरिका और कैरेबियन स्टेट, और 7 मेंबर फ्रॉम द वेस्टर्न यूरोप एंड द अदर स्टेट्स। 4 साल के लिए देखिए यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है। ये 1946-7 में इसका एस्टेब्लिश किया गया था एज अ ग्लोबल हाईएस्ट बॉडी ऑफ द ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम। मतलब दुनिया भर में जो भी चीफ स्टैटिस्टिशियंस होते हैं, ठीक है, ये उनकी एक मीटिंग होती है और हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग पावर होती है कि भैया इंटरनेशनली जो स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई मेजरमेंट वगैरह होता है, कोई नई डेवलपमेंट होती है, कोई नया मेथड अगर क्रिएट होता है, तो इंटरनेशनली वो सारी दुनिया में एक जैसे ही उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, उसके लिए जो है इसको यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है। मतलब जैसे आप ये समझ लीजिए कि वही कोई मीटरिंग सिस्टम के अंदर कोई चेंजेस होता है, कोई मेजरमेंट सिस्टम के अंदर चेंज होता है, लेंथ एंड ऑल दैट, टाइम वगैरह वो सब चीज़ें करके, तो वो सब ये जो लोग करते हैं। चलिए, ये एक एडवर्टीजमेंट आया था बेसिकली आज के पेपर में, तो यहाँ से मैंने इस आर्टिकल को उठाया है। इनॉग्रेशन ऑफ द गज उत्सव, ये स्पेसिफिकली अलग से न्यूज़पेपर के अंदर नहीं दिया गया है, एडवर्टीजमेंट है। भैया गज उत्सव मनाया जाएगा और हमारी राष्ट्रपति जी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, तो ये वहाँ पे जाएंगी। आज नहीं, कल 6 तारीख को, ठीक है, 11 बजे सुबह सुबह इसका इनॉग्रेशन होगा। कहाँ पे होगा? काजीरंगा नेशनल पार्क हाई स्कूल फील्ड में। तो आप अगर जाना चाहो तो आप जा सकते हो, आप भी इनवाइटेड हो। लेकिन है क्या यह गज उत्सव और क्यों इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है? ये गज उत्सव इसलिए सेलिब्रेट किया जा रहा है क्योंकि आज के दिन 1991-1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च किया गया था भैया, आज से 30 साल पहले।
और ये बहुत सक्सेसफुल रहा है। जैसे हमारा प्रोजेक्ट टाइगर रहा है ना, ऐसे ही हमारा ये प्रोजेक्ट एलिफेंट भी रहा है, तो उसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क क्यों चुना गया है, ये तो जस्ट क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भैया सारे एलिफेंट यहीं पे ही हैं, बट कई सारे जो हैं वो लिस्ट में आए थे, उसमें से इनका नाम जो है वो अलग से निकाल लिया गया है। काजीरंगा वैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये आपको अच्छे से पता ही होगा, और ये वन ओन्ड राइनोज के लिए जो है सबसे ज़्यादा जाना जाता है। काजीरंगा के बारे में एक दो चीज़ आपको बताता चलूँ। वैसे आसाम के अंदर आप देख सकते हो बहुत सारे नेशनल पार्क हैं हमारे यहाँ पे। तिहिंग पटकई, ठीक है, ऊपर आता है दिब्रू सिकोहा, इधर आ जाता है नामेरी, ओरांग। ओरांग का नाम चेंज किया है, पहले ओरांग का नाम जो है राजीव गांधी जी के नाम पे हुआ करता था, इसका नाम चेंज किया गया था रिसेंटली। ये अपने इधर आ जाता है काजीरंगा, मानस और रायमयूना। आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हो मुझे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, कौन से स्टेट में है? चलिए जी। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर किया गया था 1985 के अंदर। वन ओन राइनो जो है यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जो कि IUCN के रेड लिस्ट के अंदर वनरेबल कैटेगरी के अंदर डाला गया है। बाकी यहाँ पे जो है टाइगर्स भी हैं, और टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 2006 के अंदर। एलिफेंट के अलावा यहाँ पे बफेलो और स्वम्प ड्रीवर वगैरह वो सब पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा को इंटरनेशनल, मतलब जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, इसके द्वारा इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर किया गया था। और ये सबको डिक्लेयर नहीं किया जाता है। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया इज एक्चुअली अ वेरी स्पेशल कैटेगरी विच इज गिवन टू वेरी स्पेसिफिक साइट्स बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि भैया जो इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है वो किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, और दूसरा क्वेश्चन बनता है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में, क्योंकि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल अपने आप में IUCN का पार्ट है। मतलब पार्ट तो एक सच नहीं कहूंगा, IUCN का पार्टनर है। IUCN को आपको अच्छे से पता ही है, इंटरनेशनल जो अपनी यूनियन है कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये क्या करते हैं, रेड लिस्ट इशू करते हैं। किसकी? फ्लोरा की, फ्लोरा फौना वो सब की करते हैं। तो इसके अंदर जो बर्ड्स होते हैं, IUCN की जो रेड लिस्ट के अंदर जो बर्ड की कैटेगरी होती है, वो काम IUCN खुद नहीं करता, IUCN वो काम बर्ड लाइफ इंटरनेशनल से करवाता है। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इज ऑल्सो लाइक एन NGO लाइक IUCN, जो दुनिया भर में बर्ड्स की लिस्ट बनाता है और उसको फिर बाद में IUCN को प्रपोज करता है और IUCN उसको अपनी रेड लिस्ट के अंदर इंक्लूड करता है। तो ऑफिशियल पार्टनर है IUCN का बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। 2015 में ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और नेशनल हाईवे जो 37 है वो काजीरंगा नेशनल पार्क से पास होता है। तो इसके लिए मैंने अलग से स्पेशली कंटेंट आपके लिए डाल दिया है, तो ये थोड़ा आप देख सकते हो। दुनिया भर में इसके कई सारे रीजनल ऑफिस हैं, अमेरिका, मिडल ईस्ट वगैरह इधर उधर करके। जो मैगजीन है ये आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, वर्ल्ड बर्ड वॉच, वो पब्लिश की जाती है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। अभी आपको देखने में आसान लग रहा होगा, अरे सर ये तो ये बर्ड लिखा हुआ है, उसके अंदर भी बर्ड लिखा हुआ है। जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे ना, चारों ऑप्शंस के अंदर बर्ड होगा जो चार ऑर्गेनाइजेशन आपको बताएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, सबके अंदर बर्ड है भैया, कौन सा क्लिक करें। तो ध्यान देना है, वर्ल्ड बर्ड वॉच इज पब्लिश्ड बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ठीक है जी। और IUCN का ऑफिशियल पार्टनर ये ऑडियो को मैं बता चुका हूँ, तो ये थोड़ा इसके अंदर वही लिखा हुआ है। और जो बर्ड एरिया इन्वेंट्री है वो भी जो है इनके द्वारा पब्लिश की जाती है। ये एक जो है थोड़ा देख सकते हैं आप। चलिए, और यहाँ से क्वेश्चन भी है आपके लिए, ये UPSC का ही क्वेश्चन जिसके बारे में बात कर रहा था। विद रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजेशन नोन एज द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, which of the following statement is correct? It is a global partnership for the conservation organizations. The concept of the biodiversity hotspot originated from the organization. It identifies the site known referred to as the important bird and the biodiversity area. ये तो आपको पता चल गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है UPSC, जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो टॉपिक से तो स्टेटमेंट आएगा ही आएगा, लेकिन दूसरे टॉपिक से रिलेट करके भी क्वेश्चन आएगा। अब अगर आप बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में जितना मर्जी पढ़ लीजिए, जब तक आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो इंटरलिंकिंग करना भी जरूरी है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ रहे हो तो उसके साथ आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी सोचो, उसके बारे में उसको लिंक करने की कोशिश करो, तभी जाके बात बनेगी। और जो स्टूडेंट ये कर लेते हैं वो भैया एग्जाम भी अच्छे से कर लेते हैं अटेम्प्ट। चलिए, सुप्रीम कोर्ट सेज क्रिटिकल व्यू ऑन द गवर्नमेंट पॉलिटिक्स नॉट एंटी एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है कि जो सिस्टम बना हुआ है, सरकार,
पॉलिटिकल पार्टी की जो चीज़ें हैं, ऑफिसर्स हैं, हमारे गवर्नमेंट का सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, जितनी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब एस्टेब्लिशमेंट है ना? हमारा जुडिशरी भी एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट है, सरकार एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट है। जो आपको अपने आसपास ऑर्गेनाइजेशंस दिखती हैं, छोटी से लेके बड़ी तक, सब पंचायत से लेके म्युनिसिपैलिटी, सब ये सब एस्टेब्लिशमेंट हैं, जो कि देश को, एक हमारे सिस्टम को एस्टेब्लिश करती हैं, उसे स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, उसे उसे टिका के रखती हैं और प्रॉपर फंक्शनिंग करती हैं, एस्टेब्लिशमेंट। फिर एक बात आ गई एंटी एस्टेब्लिशमेंट। एंटी एस्टेब्लिशमेंट कौन होता है? जो सरकार के अगेंस्ट में और हर उस इंस्टीट्यूशन का अगेंस्ट में लड़ाई करता है, उससे झगड़ता है और उसको डीथ्रोन करने की कोशिश करता है, जो कि एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट है। जैसे आप कल नक्सलिज्म का एग्जांपल देख सकते हो। नक्सलाइट्स आर एंटी एस्टेब्लिशमेंट। वो हर सरकारी तंत्र के ऊपर, हर सरकारी सिस्टम के ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि उसको वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, उसको जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। ठीक, अब इस तरह से कह सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? द क्रिटिकल व्यू ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसी, नॉट एंटी एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट इज डिफरेंट। गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, बट गवर्नमेंट इज नॉट द परमानेंट पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एज सच। मतलब जो गवर्नमेंट पावर में होती है, जिस पॉलिटिकल पावर की गवर्नमेंट होती है, वो परमानेंट थोड़ी ना है यार। गवर्नमेंट परमानेंट है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी परमानेंट नहीं है। तो आप क्रिटिसिज्म कर सकते हो, समझ रहे हो बात? अगर आप गवर्नमेंट की किसी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप एस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हो। ये उसका मतलब कतई नहीं है कि आप देश को क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट मतलब देश, कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई गई जो बॉडीज हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट है। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसके नेगेटिव पॉइंट्स जो है जनता के सामने लेके आ रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप देशद्रोही हो गए भाई। और ऐसा कोर्ट ने कहा है। बात ये हुई थी बेसिकली, एक मलयालम चैनल है मीडिया वन, और मीडिया वन को अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा एंटी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, देश के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का खिलाफ बोलते हैं। जैसे एनआरसी आया, उसके खिलाफ कुछ बोल दिया, ठीक है, वो सब हुआ। उसके अलावा जैसे और जो भी गवर्नमेंट कर, जैसे आर्टिकल 370 हटाया, वहाँ पे कुछ बोल दिया, इस तरह की चीज़ें वो लोग करते हैं उस मीडिया वन के अंदर। सरकार ये कह रही है कि भाई ये जो मीडिया वन है वो देशद्रोही एक्टिविटीज़ करता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केस गया, मीडिया वन को बेसिकली कैंसिल कर दिया गया था। काफ़ी समय से मीडिया वन बंद हुआ पड़ा था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई देखो, एंटी गवर्नमेंट डज नॉट मीन एंटी एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। स्पीकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी डजेंट मीन यू आर स्पीकिंग अगेंस्ट द नेशन। दोनों चीज़ें अलग हैं। पार्टी डज नॉट मीन नेशन, ठीक है। इट्स ए मल्टी पार्टी सिस्टम, और हमारे देश में हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं। तो वो कहता है कि भाई मीडिया को आप साइलेंट नहीं कर सकते उसको ट्रुथ बोलने के लिए, ठीक है। मीडिया का ये काम होता है कि सरकारी नीतियों की जो नेगेटिव साइड है वो जनता के सामने लाए, वो अपना काम कर रही है, ठीक है। अब उस केस में बोलोगे सर ये तो देशद्रोही है, ये तो एंटी नेशनल है, वो सब चीज़ें ठीक नहीं है। द प्रेस हैज़ द ड्यूटी टू स्पीक ट्रूथ टू पावर एंड प्रेजेंट सिटीजन विद द हार्ड फैक्ट्स। आप ये मीडिया से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सरकार के साथ साथ बोलेंगे, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। मीडिया का तो काम है, ड्यूटी है उनकी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज ए इंस्टीट्यूशन, कि वो कमियां निकाले, जनता के सामने लाए और सरकार के ऊपर दबाव बनाए, तभी तो सिस्टम अच्छे से चलेगा यार। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी की सब अच्छाइयाँ अच्छाइयाँ करने लगेंगे और बुराई चीज़ें बात ही नहीं करेंगे, तो ये तो डेमोक्रेसी का नुकसान होगा ना यार। A homogenized view on the issue that range from the socio-economic polity to the political ideologies will present grave dangers to the democracy. अगर सब एक ही जैसा सोचने लगेंगे, सब एक ही जैसा बोलने लगेंगे, एक ही जैसा खाने लगेंगे, एक ही जैसा पीने लगेंगे, तो कैसे काम चलेगा? ये तो होमोजेनाइजेशन हो जाएगा सोसाइटी का, और ये एंटी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में सबके लिए स्पेस होता है, समझ रहे हो। गवर्नमेंट पॉलिसीज को आराम से क्रिटिसाइज करे, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, देश को क्रिटिसाइज करना इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। ये सरकार ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पॉलिटिकल लीडर्स कैन नॉट क्लेम हायर इम्यूनिटी, सुप्रीम कोर्ट।
एक और मामला सुप्रीम कोर्ट से आ गया। इसमें बात ये हुई कि देखिए सरेआम दिखता भी है सबको, सबको पता भी है कि पिछले काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा ईडी और सीबीआई का यूज़ हो रहा है। अब मिसयूज़ नहीं कहूँगा, यूज़ हो रहा है, बाकी मिसयूज़ कहना तो सब अपना अपनी बात है। बट ईडी और सीबीआई काफ़ी एक्टिव तो हैं पिछले कुछ समय से। तो 14 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एक एप्लीकेशन फाइल किया और उन्होंने ये कहा कि साहब जो ईडी और सीबीआई का मिसयूज़ हो रहा है उसके लिए आप सरकार को जो है कुछ गाइडलाइंस इशू करिए ताकि इन ऑर्गेनाइजेशंस का मिसयूज़ ना हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जब ईडी और सीबीआई जब किसी नेता के ऊपर कोई कार्रवाई करती हैं, ठीक है, तो उन नेताओं को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जाए। ठीक है, थोड़ा मैं ये पोज सा हो गया, इसको थोड़ा हिला देता हूँ। तो एक तो उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, ऐसा उन्होंने कहा। तो वो मामला पूरा चल रहा था। कोर्ट ने कहा कि भाई ये गलत बात है। ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स स्टैंड एब्सोल्युटली ऑन द सेम फुटिंग as ordinary citizen of India and are not entitled to the higher immunity from investigation, arrest and the prosecution। कि भाई आप नेता हो, आपने क्या खास कर लिया? आपके ऊपर कानून वैसे ही काम करेगा जैसा आम आदमी के ऊपर करता है, आप खास नहीं हो। पहली बात तो ये, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को डांट भी लगाई और ये जितनी एप्लीकेशन थी सबको कैंसिल कर दिया कि भाई सब बराबर है। ठीक है, पार्टीज ने एक और डिमांड किया कि किसी भी नेता को अरेस्ट करने से पहले या उस पर रिमांड से भेजने से पहले कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं। क्या क्या खास चीज़ें? कोई आदमी है, कोई नेताजी है, पहले तो ये चेक किया जाएगा क्या भाई वो फ्लाइट रिस्क है, ऐसा तो नहीं है वो देश छोड़ के भाग जाएगा। दूसरी चीज़, ऐसा तो नहीं है कि वो अगर वो उसको बेल पे छोड़ देंगे तो वो एविडेंस के साथ थोड़ी छेड़खानी करेगा। तीसरी चीज़, अगर जो विटनेस होते हैं अगर उनको धमकी देगा तो कोर्ट को ये 3 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए किसी भी पॉलिटिकल नेता को जेल में भेजने से पहले या उसको रिमांड में भेजने से पहले। क्या वो देश छोड़ के भाग सकता है? ठीक है, क्या वो एविडेंस के साथ छेड़खानी कर सकता है? और क्या वो विटनेस को धमकी दे सकता है? अगर ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो कोर्ट उसको बेल दे देनी चाहिए, जेल में नहीं रखना चाहिए। कोर्ट ये कह रहा है और उन्होंने ये भी कहा पॉलिटिकल पार्टीज ने कि भैया कुछ फिक्स्ड आवर फिक्स किए जाएं जिसमें उनके साथ इंटेरोगेशन की जाए। अगर अरेस्ट किया भी जाना है, मतलब इंटेरोगेशन के दौरान में उसको जेल में ना रखा जाए, हाउस अरेस्ट रखा जाए। क्यों भाई, ऐसा क्यों? आपने क्राइम किया, आपके खिलाफ एविडेंस है, ईडी और सीबीआई आपके ऊपर कार्रवाई कर रही है, इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, आप अभी एक अलीज्ड क्रिमिनल हो फिलहाल, वो तो कोर्ट बाद में आपको इनोसेंट डिक्लेयर करेगा, इट्स अ डिफरेंट थिंग। और आप चाहते हो कि आपको जेल में न रखा जाए, आपको हाउस अरेस्ट रखा जाए, ऐसा क्यों? तो कोर्ट ने यह कहा कि ये सब बकवास है। एक नेता भी उन्हीं कानून का उनके ऊपर लागू होते हैं जो आम आदमी के ऊपर होते हैं, तो उनको हम लोग स्पेशल ट्रीटमेंट एज सच नहीं देंगे। ठीक है, तो ये जो है थोड़ी सी बात उन्होंने यहाँ पे कही है। और ये जो 14 पॉलिटिकल पार्टीज में सब आ गई, इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो भी दूसरी पार्टीज हैं सब आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये था थोड़ा मामला सा। बाकी आपको बताता हूँ कि एनपीसीआई का भी कुछ खेल चल रहा है यहाँ पे और मीडिया में काफ़ी रूमर चले थे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ पे मैसेज वगैरह फॉरवर्ड हो रहे थे कि भैया 1 अप्रैल के बाद देश में जब आप जितनी ट्रांजैक्शन करोगे, खासकर जो 2000 रुपये से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन है और उसके ऊपर 1.1% जो है फीस चार्ज की जाएगी। ऐसे रूमर चल रहे थे, लेकिन एनपीसीआई ने एक ट्वीट करके क्लियर किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कस्टमर्स होते हैं उनसे हम लोग कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। हाँ, चार्ज लिया जाएगा, लेकिन किस खास केस में वो आपको मैं बताऊँगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। नॉर्मल जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो हम लोग जैसे पर्सन टू पर्सन करते हैं, आपने किसी को पैसा भेजा 10,000 20,000 50,000 डजेंट मैटर, उसके ऊपर कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। जो पीएम ट्रांजैक्शन होती हैं, मतलब पर्सन टू मर्चेंट जो होती हैं, आपने कोई दुकान से सामान लिया तो उसके ऊपर भी कोई चार्ज आपका नहीं लिया जाएगा। अगर आप नॉर्मल तरीके से यूपीआई का यूज़ करते हो, इट विल नॉट बी चार्ज्ड। ठीक है, चार्ज
लिया जाएगा किससे? मर्चेंट से लिया जाएगा। जो दुकानदार वाला होता है, जो आपकी किराने वाला होता है, जो रेस्टोरेंट वाला होता है, मर्चेंट, उससे लिया जाएगा। वो भी कब लिया जाएगा? जब आप प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करोगे। ठीक है? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करोगे। ये क्या होता है वो आपको बताता चलता हूँ। देखिए, हम लोग पेटीएम का यूज़ करते हैं, गूगल पे का यूज़ करते हैं और सीधा पैसा एक खाते से दूसरे खाते में भेज देते हैं। ये हम लोग जो अकाउंट में से ट्रांसफ़र करते हैं, वो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता है। ठीक है? जिसमें आपका आधार उस बैंक कार्ड से लिंक होता है और सीधा वहाँ से पैसा चला जाता है। वो होती है नॉर्मल ट्रांज़ैक्शन। एक होती है पीपीआई का यूज़ करके, जिसमें वॉलेट होता है ना? आपने गूगल पे वॉलेट होता है, पेटीएम वॉलेट होता है, मोबीक्विक वगैरह जितनी आप वेब यूज़ कर, इनका एक वॉलेट होता है। आप अपने अकाउंट से पहले वॉलेट में पैसा डालते हो और फिर आप वॉलेट से शॉपिंग करते हो। तो ये जो वॉलेट वाला जो सिस्टम है ना, इसे कहते हैं पीपीआई। ठीक है? पेटीएम वगैरह वो जो और इवन जो वाउचर्स होते हैं, जो गिफ्ट कार्ड वगैरह होते हैं, वो सब आपके पीपीआई के अंदर आ जाते हैं क्योंकि आपके अकाउंट में जमा होते हैं। ठीक है? आप जैसे गूगल पे पे बहुत सारा पेमेंट आपने कर दिया, तो गूगल आपको जो है वो गिफ्ट कार्ड्स वगैरह देता है, उसके ऊपर भी जो है चार्ज लगेगा। तो ये तो आपको समझना है पीपीआई है क्या? वो वॉलेट के थ्रू पेमेंट होती है। एक चीज़ आप समझ लीजिए कि वॉलेट के थ्रू आप हर जगह पेमेंट नहीं कर सकते, है ना? आपके पास मान लो मेरे पास पेटीएम वॉलेट है। हर दुकान पे जो है पेमेंट वॉलेट से पेमेंट नहीं कर पाऊँगा। मतलब पहले ऐसा होता था, अब तो उन्हें अलाउ कर दिया गया है। जैसे आप मूवी खरीदने जाते हो, मूवी में टिकट खरीदने जाते हो पीवीआर वगैरह में। पीवीआर में क्या सिस्टम होता है, वो सिर्फ़ पेटीएम वॉलेट से ही पैसा लेते हैं। आप दूसरी वॉलेट से पैसा नहीं दे सकते क्योंकि पीवीआर का जो स्पेशल लिंक है, वो पेटीएम वॉलेट के साथ है, वो किसी और दूसरे वॉलेट के साथ नहीं है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो गई। प्रॉब्लम ये है कि अगर एक गूगल पे वॉलेट वाला आदमी अगर पीवीआर में टिकट खरीदेगा, तो वो नहीं खरीद पाएगा। उसको अपनी नॉर्मल ट्रांज़ैक्शन करनी पड़ेगी। वॉलेट का यूज़ नहीं कर सकता। तो ये एक वॉलेट से दूसरी वॉलेट के अंदर ट्रांज़ैक्शंस एक्चुअली नहीं हो रही थी, लेकिन बाद में इसको अलाउ कर दिया गया। इसे कहा गया इंटरऑपरेबिलिटी। एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांज़ैक्शन। तो एक जो मर्चेंट होता है, पहले उसे किसी खास यू नो के साथ खास वॉलेट के साथ टाई अप करना पड़ता था। लेकिन अब सरकार ये कह रही है कि हम लोग सबके साथ कर सकते हैं। एक पीवीआर वाला गूगल पे वॉलेट का यूज़ भी कर सकता है, पेटीएम वॉलेट का यूज़ भी कर सकता है, मोबीक्विक वॉलेट का यूज़ भी कर सकता है, जो मन करे उसको कर सकता है। इसे कहते हैं इंटरऑपरेबिलिटी। बट भाई यहाँ पे आपको चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप वॉलेट के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हो, ठीक है, तो ये मर्चेंट के ऊपर लगेगा, आपके ऊपर नहीं लग रहा है। आप तो आराम से धड़ल्ले से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मर्चेंट के ऊपर लगेगा 1.1%। और ये सभी मर्चेंट के लिए अलग-अलग है। किराने वाले के लिए अलग है, पेट्रोल पंप के लिए थोड़ा और कम है, ये सब के लिए अलग-अलग रहता है, ठीक है? ऑन एन एवरेज ये 1.1 का जो इन्होंने यहाँ पे दिया है। जैसे गिफ्ट वगैरह हो गया, तो 2000 से ज़्यादा की पेमेंट करोगे तो 1.1% आपको लग सकता है, राइट? तो ये है, हाउ डज़ पीपीआई इंटरऑपरेबिलिटी थ्रू वर्क, वो मैंने आपको बेसिकली बता ही दिया है, ठीक है? जैसे आप अपने वॉलेट से स्कैन करते हो, क्यूआर कोड वगैरह जनरेट होता है, वो सब आपका यूज़ करते हो, तो उस केस में जो है वो सब हेल्थ केयर, ट्रांजिट, एजुकेशन, यूटिलिटी बिल्स सबके लिए अलग-अलग ट्रांज़ैक्शन के लिए अलग-अलग फ़ीस लगाई जाएगी। लेकिन आपके ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है? ऑफ़िशियली देयर आर नो चार्जेज़ टू बी पेड बाय द कस्टमर्स। तो चिंता मत करो, ठीक है? आराम से करते रहो, बढ़िया है। व्हाट इज़ द ओपन सोर्स सीड मूवमेंट? ये बेसिकली मैं आपको एक जनरल सेंस में बता देता हूँ क्या है ये पूरा मामला, ठीक है? बहुत डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। बात ये है कि भई एक आईपीआर रिजीम होता है हमारे पास, जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिजीम। पेटेंट होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती है। क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? आप ये समझ लीजिए कि भई आप एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हो और आपने एक नया सीड बनाया, एक किसी फसल का कोई नया बीज बनाया, कोई नई वैरायटी बनाई। ये जो नया सीड है, इसके अंदर पहले वाली जो नॉर्मल सीड थी, उससे बेटर प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आप अपने सीड को पेटेंट करवा सकते हो। यानी कि इस सीड को प्रोड्यूस करने का अधिकार सिर्फ आपके पास होगा, ठीक है? आपने कोई बुक लिखी, आपने दिमाग का यूज़ किया, ठीक है? तो ये बुक आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है।
मेरे हाथ में जो मेरा मोबाइल है, ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि इसको मैंने प्रोड्यूस नहीं किया दिमाग लगा के, पैसा लगा के, टेक्नोलॉजी लगा के। नो, ये तो एप्पल कंपनी वालों ने किया है। आप जो भी प्रोड्यूस करते हो, बनाते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, खुद का यूज़ करके, दिमाग, टेक्नोलॉजी, पैसा, टाइम, वो आपकी प्रॉपर्टी है। अब भैया हनी सिंह ने कोई रैप बनाया, कोई म्यूज़िक बनाया, कोई सॉन्ग बनाया, तो ये हनी सिंह की प्रॉपर्टी है ना, कोई और इसका यूज़ नहीं कर सकता। तो ये होता है पेटेंट, इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और इंटरनेशनली डब्ल्यूटीओ के अंदर प्रोटेक्शन दिया जाता है ऐसे लोगों को जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करते हैं या इनोवेशन करते हैं, डिस्कवरीज करते हैं, कुछ ना कुछ नया बनाते रहते हैं, ताकि लोगों को इनोवेशन करने के लिए मोटिवेट किया जा सके। अब ये मामला आता है एग्रीकल्चर के अंदर। एग्रीकल्चर में क्या होता है, जो नए नए सीड्स बनाए जाते हैं लेबोरेटरीज वगैरह में, दो सीड्स को इंटरमिक्सिंग करके नया सीड बना दिया, उस नए सीड को आपने पेटेंट करवा लिया, कोई और उस सीड का यूज़ नहीं कर सकता, राइट? इस तरह की चीज़ें चलती हैं। बट अब ये चीज़ें थोड़ा चेंज हो रही हैं। चेंज कैसे हो रही हैं? जो ट्रिप्स है अपना डब्ल्यूटीओ के अंदर, ये जो ट्रिप्स वाला अग्रीमेंट होता है, ट्रेड रिलेटेड आईपीआर अग्रीमेंट, ठीक है? और जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, उससे रिलेट करके इसने यहाँ पे बताया है। ये कहता है कि अगर मान लो 2 वैरायटी हैं, मान लो मैं राइस की वैरायटी की बात कर लेता हूँ। एक राइस की वैरायटी इधर है और एक राइस की वैरायटी जो है इधर है, ठीक है? ये जो वैरायटी है अपनी, वो नॉर्मल वैरायटी है जो हम लोग बहुत सालों से यूज़ करते हैं, और ये नया वैरायटी है। आपने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया। इनके जेनेटिक जो है स्ट्रक्चर को आपस में इंटरमिक्स कर दिया और एक नया वैरायटी आपने बना दिया। अब ये नया वैरायटी आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो एक इससे क्या है, ये जो एग्रीकल्चर सीड्स जो फार्मर्स हैं वो यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जो जिसने वो बनाया है सीड, वो उसका प्राइस बहुत हाई रखता है, तो फार्मर्स इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब इन्होंने क्या किया, ये कह रहे हैं कि हम इसे ओपन सोर्स करेंगे। तो ये जो सीड आपने नया बनाया है, इसका जो जेनेटिक कोड है, वो सबके साथ शेयर करेंगे, ठीक है? तो सबके साथ जब शेयर करोगे, तो उससे कोई भी नया सीड बना सकता है। जैसे यहाँ पे नया सीड है, इट्स अ न्यू सीड, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड करके बनाया गया है, और यहाँ पे एक पुराना सीड है, कोई भी पी। अगर आप दोनों को मिक्स कर दोगे तो एक नया सीड बनता है। पहले ये प्रोटेक्ट था, अब इन्होंने क्या कर दिया, इसको ओपन कर दिया। तो ये नए सीड का जेनेटिक कोड मेरे पास भी है, आपके पास भी है, किसी और के पास भी है। इसका यूज करके आप नया सीड बना सकते हो। कंडीशन ये रहेगी कि जो नया सीड आप बनाओगे, ये आप पेटेंट नहीं करवा सकते। ये होता है ओपन सीड मूवमेंट, ठीक है? ओपन सीड मूवमेंट, जैसे गूगल है, एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स कोड है, कोई भी उस ओपन सोर्स कोड का यूज करके अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकता है। आप सैमसंग का फ़ोन ले लीजिए, Xiaomi का ले लीजिए, और एंड्रॉयड के जितने भी फ़ोन हैं, सबके अंदर हो तो एंड्रॉयड ही यूज़ रहा है, लेकिन उनके थोड़े-थोड़े फंक्शन, आइकन्स, दिखने का स्टाइल, स्लाइड करने का स्लाइड ऊपर-नीचे, वो सब अलग ही रहता है ना थोड़ा-सा, क्योंकि उसके अंदर वो चेंज कर लेते हैं। यही है ओपन सीड जो मूवमेंट है। वो ये कहता है कि भई आप जो जेनेटिक कोड डेवलप कर रहे हो नए वाला लैबोरेटरी में, वो सबके साथ शेयर कर दीजिए। सभी जो है अपना नया सीड बना सकते हैं, ठीक है? आप जैसे जो लोग बागवानी करते हैं या जिस तरह की चीज़ें करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अलग-अलग प्लांट्स जो होते हैं, उनके सीड्स को आपस में मर्ज करके, कंबाइन करके एक नया सीड बना देते हैं। लेकिन इसको ओपनली डाला जाएगा। हज़ारों साल से क्या हो रहा है दुनिया में? हज़ारों साल से खेती-बाड़ी हो रही हैं, तो किसान नए-नए सीड बनाते रहते हैं और एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं, तभी तो भैया आगे एग्रीकल्चर आगे बढ़ेगा, तभी तो सोसाइटी आगे बढ़ेगी, है ना? तो ये कह रहे हैं कि भई ये जो आईपीआर, ये प्रोटेक्शन, ये वेट एंड इससे ना एग्रीकल्चर बेसिकली पीछे ही जा रहा है, ठीक है? तो क्या करें, इसको ओपन कर सकते हो आप, ताकि सबके लिए भला हो, ठीक है? जैसे आप यहाँ पे कह लीजिए, चलो छोड़ो वो डिटेल हो जाएगी, बट आई होप यू गॉट द आइडिया। अगर आप इस आर्टिकल को एज सच पढ़ोगे तो बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, बट मैंने ऊपर-ऊपर से थोड़ा आपको बता दिया कि क्या है ये, ठीक है? तो बेसिकली जो नया सीड बनाया जाएगा पुराने सीड्स का यूज़ करके, तो आप नए सीड के ऊपर को पेटेंट नहीं करवा सकते हो, ठीक है? क्योंकि पिछले आदमी ने, जिससे आपने वो सीड लिया है, उसने उसको पेटेंट नहीं करवाया, तो आप भी नहीं करवा सकते हो। ओपन रहेगा वो सबके लिए, ताकि एग्रीकल्चर ग्रो करे। यही मूवमेंट अभी यूएसए वगैरह में चल रही है, और लेट्स सी आगे क्या होता है। चलिए, तो नाउ लेट्स मूव टू द एडिटोरियल ऑफ द डे।
अ लॉन्ग व्यू ऑफ द साउथ एशियन ड्रामा। साउथ एशिया के अंदर आपको पता है, साउथ एशिया में आपका पाकिस्तान आ गया, इंडिया आ गया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, जो अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया, ये सब आपका साउथ एशिया के अंदर आती हैं। और साउथ एशिया अपने आप में बहुत यूनिक है। साउथ एशिया यूनिक इसलिए है क्योंकि अगर आप इसको देखो तो ये एक भी है, और थोड़ा अंदर जाके देखो तो ये बहुत डिफरेंट भी है, बहुत यूनिक है। क्योंकि इनके बहुत सारे करैक्टर साउथ एशिया के आपस में ओवरलैप करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो और सिक्योरिटी हो। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी हो रही है भाई आजकल। पाकिस्तान में तो आपको अच्छे से पता ही है क्या हो रहा है। पाकिस्तान तो इम्प्लोजन हो रहा है पाकिस्तान का। वहाँ पे इन्फ्लेशन इतना हाई है ना। लगातार वहाँ पे इलेक्शंस होते रहते हैं, पार्लियामेंट में किसी प्रॉपर मेजोरिटी आती नहीं है। नेपाल के अंदर खुद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हर 6 महीने के बाद वहाँ पे नया प्रेसिडेंट, नया प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। वो बहुत सारी चीज़ें हैं। बांग्लादेश के अंदर आप अपोजिशन को देखा तो वो 24 घंटे सड़कों पर ही रहते हैं, पार्लियामेंट के अंदर डिबेट डिस्कशन करते ही नहीं हैं, वो सब चीज़ें। मालदीव में देखें तो वहाँ पे तो अलग ही खेल चल रहा है ना। तो किसी प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लिया गया, किसी की सड़क के ऊपर मारपीट हो रही है, तो वहाँ पे पूरी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। एक वहाँ पे जो है भाई वो पूरी तरह से अथॉरिटेरियन है, दूसरे वाले जो हैं वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। जो अथॉरिटेरियन है वो चाइना के बहुत खास हैं, और डेमोक्रेसी वाले जो हैं इंडिया को सपोर्ट करते हैं। श्रीलंका में आप देख ही रहे हो, इकोनॉमिक ख़त्म हो गया, राइट। अब इंडिया में इलेक्शन होने वाले हैं 2024 में, जो कि देखना रहेगा कि बहुत बड़ी बात है। या अब इंडिया के अपने नेबर्स के साथ क्या रिलेशन है और होने चाहिए, कैसे होंगे, उसके बारे में आर्टिकल है। बेसिकली कहता है कि भैया इंडिया के जो वैल्यूज़ हैं बहुत यूनिक हैं। ठीक है, इंडियाज रिलेशन विद इट्स नेबरहुड स्क्वेयरली विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्रीज फंडामेंटल वैल्यूज, राइट। इंडिया और आपके नेबर्स को अगर हम लोग देखें, बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। हम लोग रिलीजन आपस में शेयर करते हैं, लैंग्वेज आपस में शेयर करते हैं, कल्चर जो ट्रेडिशंस हैं वो भी हमारे बहुत कॉमन हैं, ब्लड टाइज हैं भाई, खून भी हमारा एक ही है। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश को देखो तो हम तो, हमारा पूरा हिस्ट्री एक जैसा रहा है, हमारे हिस्टोरिकल मेमोरीज, हमारा फ्रीडम स्ट्रगल भी कॉमन रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन पड़ोस में प्रॉब्लम हो रही हैं। इंडिया में इस तरह की इंस्टेबिलिटी फिलहाल नज़र नहीं आई है, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो। देखिए हाँ, इधर उधर छुटपुट चीज़ें तो होती रहती हैं, वो तो हर जगह ही होती हैं, वो तो अमेरिका और भैया ब्रिटेन में हर जगह ही होती हैं। लेकिन फिर भी अपने पड़ोसियों के कंपैरिजन में इंडिया काफ़ी स्टेबल है। उसका रीज़न क्या है? 3 चीज़ें जिसने बताई हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म एंड लिंग्विस्टिक ऑटोनॉमी। सेकुलरिज्म मतलब सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, सभी रिलीजन्स का वो सब आपको। सेकुलरिज्म मतलब स्टेट किसी खास धर्म को सपोर्ट हमारे यहाँ पे नहीं करता है, सभी को बराबर ट्रीट करता है। डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पे है, सबको वोट देने का अधिकार है। फेडरलिज्म, स्टेट्स की अपनी पावर्स हैं, हमारे पास स्टेट लिस्ट भी है, यूनियन लिस्ट भी है। एंड लिंग्विस्टिक ऑटोनॉमी, स्टेट्स को लैंग्वेज के आधार पे अलग किया गया है, तो वो लिंग्विस्टिक ऑटोनॉमी के तहत अपने आप को अलग तरीके से अपने कल्चर के हिसाब से रखते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया में बहुत खास हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई ये चीज़ें हम लोगों ने कहीं से सीखी हैं बाहर से, किसी वेस्टर्न कंट्री ने हमें सिखाई हैं। नो, ये हमारे कल्चर का इंटीग्रल पार्ट है, और ये हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी को इंश्योर करते हैं। ये सब चीज़ें इंडिया की बहुत खास बात रही है। हमेशा से हिस्ट्री में हम लोगों ने नए नए आइडियाज़ को एब्जॉर्व किया है, नई नई कम्युनिटीज़ को एब्जॉर्व किया है, नए नए कल्चर्स को एब्जॉर्व किया है, उसको इंटरनलाइज किया है, और फिर उसको अपने हिसाब से ढाल के उसको अपना बनाया है। यही तो हमारे देश की खास बात है। ठीक है, और ये आप डेमोक्रेसी की बात करते हो, डेमोक्रेसी वॉज नो मोर एन इम्पोर्ट। डेमोक्रेसी कहीं बाहर से नहीं आया है। जैसे इंडिया में इस्लाम का कहीं बाहर से आया, क्रिश्चियनिटी मान लो आप कहीं बाहर से आया, राइट। सिर्फ धर्म की बात नहीं है, आइडियाज़ जो इंडिया में बाहर से आए हैं। आप ये नहीं कह सकते इंडिया में डेमोक्रेसी बाहर से आया, आप ये नहीं कह सकते इस्लाम बाहर से आया। भाई जो भी इंडिया में आया है, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, एवरीथिंग, पारसीज, हमने उनको एब्जॉर्व किया, इंटरनलाइज किया, बाहें खोल के उनका स्वागत किया, और बाद में उसको अपना ही पार्ट बना लिया। ये ही इंडिया की सिविलाइजेशन की सबसे खास बात है। वी एब्जॉर्व, इंटरनलाइज, मॉडिफाई, ट्रांसफॉर्म, एंड स्टिल वी हैव आवर ओन पर्सनैलिटी। समझ रहे हो? आपने मेड इन अमेरिका जूते पहने, आपने मेड इन इंडिया कुर्ता पहना, राइट। आपने टोपी पहनी मेड इन जापान,
सब कुछ आपने बाहर से ले लिया, बट फिर भी आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो आपकी यूनिक पर्सनैलिटी है, जो किसी और की नहीं हो सकती। ये इंडिया की ख़ास बात है। हमारे यहाँ पे अब लोकल गवर्नमेंट है, फ्री प्रेस है, ट्रेड यूनियन राइट्स हैं, लिबरल डेमोक्रेटिक मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है इंडिया में, है ना? अडल्ट सफ़रेज है, सेक्युलर आउटलुक है हमारे देश का, और अगर आप पॉलिटी की बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम हमारे यहाँ पे है। आर्म्ड फोर्सेस पूरी तरह से न्यूट्रल रहती हैं, पाकिस्तान के जैसे तो नहीं है, राइट? जब पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग होती है तो वो आर्मी जनरल्स को बुलाया जाता है, उन वही वो पूरा डिसीजन लेते हैं। ये कुछ ऐसी खास चीज़ें हैं जो इंडिया को हमारे पड़ोसियों से अलग करती हैं। और इंडिया अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है दुनिया के लिए, कि यार इतना डाइवर्स कंट्री, इतने कल्चर्स, इतने रिलीजन्स, इतनी चीज़ें, लैंग्वेज, फिर भी एक साथ कैसे हैं? बहुत बड़ा सवाल है। तो ये वेस्टर्न जो स्कॉलर्स हैं ना, वो हमेशा से इंडिया की यूनिटी को और इंटेग्रिटी को क्वेश्चन किया करते थे, कि ये अगर आप देखें 1947 के बाद दुनिया के जितने बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो ये कहते थे कि 10 साल में इंडिया बिखर जाएगा और इंडिया कम से कम 50 नेशन में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हम बिखरे ही नहीं, हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, ग्रो कर रहे हैं, वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के आ गए हम लोग, राइट? तो वो सब चीज़ें हैं। अगर अब कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे इंडिया तो कभी यूनाइटेड था ही नहीं ब्रिटिश के आने से पहले, वो तो ब्रिटिशर्स का भला हुआ कि हमें सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अंदर लेके आए। अरे भाई, अगर आप ब्रिटिशर से पहले अगर आप जाएं, मतलब 300-400 साल पहले से अगर आप जाएं, 2-3 सेंचुरी पहले, दुनिया में कहीं पे भी नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था। एनीवेयर इन द वर्ल्ड, नॉट इन यूरोप, नॉट इन अमेरिका, नॉट इन इंडिया, कहीं पे भी नहीं था। ये जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया है, तो ये अभी आया ना 200-300 साल पहले पूरी दुनिया में। उससे पहले तो सब अपने ट्राइब्स हुआ करती थी, प्रिंसिपैलिटीज हुआ करती थी, किंगडम्स हुआ करते थे, एम्पायर्स हुआ करते थे। कॉन्सेप्ट था ही नहीं जो आज आया है। बट स्टिल इंडिया में हमेशा से एक यूनिटी रही है। इंडिया को एज अ यूनिफाइड लैंड के रूप में देखा गया है। अब मौर्याज की बात करें, उस समय तो इंडिया एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ही हुआ करता था। गुप्ताज में देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ करता था। अब मुगल्स के टाइम पे देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ करता था। डिफरेंसेस थे, बट हम ऐसा नहीं है कि पहले यूनिट नहीं थे, हम थे यूनिट। इंडिया को एज अ लैंड एंशिएंट वर्ल्ड में हमारा जैसे इसे हिंदुस्तान कहा जाता था। कल्चर के टर्म में, सिविलाइजेशन के टर्म में, एडमिनिस्ट्रेटिव के टर्म में इंडिया यूनिक रहा है। अब देखिए, इंडियन ओशन कहा जाता है हमारे ओशन को, क्योंकि इंडिया को एज अ सिविलाइजेशन वन यूनिट कंसिडर किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे आता है। महाभारत, रामायण, अशोका के जो एडिक्ट्स हैं, जो वो पिलर्स होते हैं, आदि शंकराचार्य की फिलॉसफी का आप देख लीजिए। तो इंडियन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशंस के अंदर बहुत सालों से यूनिटी एक तरह से रही है। कल्चर डिफरेंसेस इधर उधर रहे हैं, बट यस, ओवरऑल हम लोगों ने, हमारी शेयर्ड मेमोरीज हैं, हमारी एक हिस्ट्री है, और जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, हमारे वो जो सब चीज़ें हैं, हमें एक दूसरे के साथ मिला के चलती हैं, है ना? कितने सारे ऐसे हमारे पुराने रिलीजियस टेक्स्ट हैं और सेकुलर टेक्स्ट हैं, जो नॉर्थ इंडिया के अंदर पढ़े जाते हैं, लिखे गए, जिनके अंदर जो है साउथ इंडिया का जिक्र किया गया है। साउथ इंडिया के अंदर कितने ऐसे टेक्स्ट हैं जिनके अंदर नॉर्थ इंडिया का जिक्र किया गया है। तो यूनिटी तो रही है एक तरह से, ऐसी बात नहीं है। और वो यूनिट आपको ऐसे नज़र नहीं आएगी एकदम सामने से, लेकिन वो अंदर है, जो इतने हज़ारों सालों की सिविलाइजेशंस के बाद जो है आ जाती है। हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे ट्रेडिशंस, वो सब करके। यही खास बात है इंडिया की, जो हमारे पड़ोसी लैक करते हैं, राइट? हमारे पड़ोसी लैक करते हैं। हमारे साथ वो शेयर करते हैं, लेकिन फिर भाई बाद में चीज़ें वहाँ पे ख़राब हो गई, ठीक है? तो दीज़ आर द की टू को एग्जिस्टेंस। तो इंडिया को अगर एज अ यूनिट आगे भी इसी तरह से रहना है, तो पहले तो अपने आप को इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आज आप नेपाल को देख लीजिए, आप श्रीलंका को देख लीजिए, मालदीव को देख लीजिए, वो चाइना के पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि इंडिया उनको इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली उनको जो है वो ध्यान नहीं रख पाएगा एक तरह से। लेकिन चाइना जो है उनको एक बड़ा प्लेयर लगता है। तो अगर इंडिया चाहता है तो अपने आप को मिलिट्री पावर के रूप में अपने को खड़ा करना पड़ेगा, ताकि हम लोग खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। अपने आप को इकोनॉमिकली जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि हम लोग अपने पड़ोसियों की हेल्प कर सकें। अपने आप को डिप्लोमेटिकली इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि भाई हम लोग सबके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रख सकें, है ना? चाइना, यूएसएसआर, वो सब, यूनाइटेड स्टेट्स, सबके साथ हमारा इस तरह से अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, अफ्रीका के अंदर और ज़्यादा एंगेजमेंट इंडिया को करनी पड़ेगी। जो रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
ठीक है? बिमस्टेक हो गया, जितने भी हमारे सार्क वगैरह ये सब हो गया, इनके अंदर अपने आप को और ज़्यादा प्रेजेंस दिखाने की ज़रूरत है। और सिर्फ़ हमेशा हमें अपने अपना नहीं सोचना है, दूसरों का भी सोचना है, क्योंकि हम बड़े प्लेयर हैं, पड़ोसी हमारे छोटे हैं। तो अगर इंडिया जेनरस रहेगा, है ना? तो वो भी जेनरस रहेंगे इंडिया के लिए। जैसे रिवर वाटर शेयर की बात करें, नेचुरल रिसोर्सेज़ की बात करें, तो अपने पड़ोसियों का, अपने छोटे भाइयों का ध्यान इंडिया को खुद रखना है। तो अपने आप ध्यान रखना है, हमें इकोनॉमिकली या टेक्निकली वो खुद भी स्ट्रॉन्ग होना है और उनको भी फिर बाद में वो सब करना है। और उनकी इंडिपेंडेंस को, सॉवरेनिटी को भी प्रोटेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि भैया बिग ब्रदर के तौर पे जो है आप उनको डराते-धमकाते रहिए, उनकी छोटी-छोटी चीज़ों के अंदर इंटरफेयर करते रहिए, वो भी ठीक नहीं है। तो इंडिया एज़ अ यूनिक कॉन्सेप्ट, इंडिया एज़ अ यूनिक नेशन, इंडिया एज़ अ यूनिक सिविलाइजेशन, ठीक है? तो उस तौर पे हम लोग कैसे आगे जा सकते हैं। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल यहाँ पे हैं, आप इसको भी थोड़ा-सा देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है। अगर आपको अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करो यार, ठीक है? वीडियो को लाइक किया करो। आप अगर कमेंट करते हो तो आपकी तरफ से जो एंगेजमेंट होती है वो और बेटर कंटेंट लेके आने के लिए हमें भी एनकरेज करती है। चलिए इसके लिए आज इसे ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ और नए दिन के साथ। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।